हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, जैसा आप सबको पता होगा कि हमने लक्ष्मीकांत की एक यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में हम लक्ष्मीकांत के अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम अपनी इस यात्रा में फंडामेंटल राइट्स तक पहुँचे हैं, जिसमें हमने 8 चैप्टर्स को अभी तक कवर कर लिया है। इस यात्रा की शुरुआत हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से की थी, और इस यात्रा में हम फंडामेंटल राइट्स तक के चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। और आज हम अपनी यात्रा के जिस पड़ाव तक पहुँचे हैं, वो पड़ाव ना केवल आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आज का ये लेक्चर आपको एक सजग नागरिक, एक जागरूक नागरिक बनने की दिशा में भी बहुत हेल्प करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपके अंदर थोड़ी-सी सजगता आएगी, थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी आएगी कि जब आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अधिकारों का इस्तेमाल करते समय अपने देश के लिए, आप जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के लिए और आपके अपने फेलो सिटिज़न्स के लिए आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है। उस ज़िम्मेदारी को भी आप अपने ध्यान में रखेंगे और अपने अधिकारों का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे कि बाकी दूसरे किसी के अधिकार का उल्लंघन ना हो। तो चलिए आज के हम इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये चैप्टर हमारे लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 9 में है। एज़ यूजुअली मैंने इस चैप्टर को छोटे-छोटे सब हेडिंग्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, माफ़ कीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम देखेंगे, क्या-क्या बातें हैं। फिर हम स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या-क्या रिकमेंडेशंस दिए थे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। फिर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिस्ट को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर्स क्या-क्या हैं। फिर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्रिटिसिज्म को देखेंगे और क्रिटिसिज्म के को देखने के बाद एज़ यूजुअल हम सिग्निफिकेंस देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हमारे लिए क्या महत्व है, हमारे देश के लोगों के लिए क्या महत्व है, और इसी से रिलेटेड वर्मा कमेटी की एक रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का खाका होने वाला है। अब इस चैप्टर के मेन कंटेंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी अंतर संबंधित है। ये एक दूसरे से इनसेपरेबल है, अविभाज्य है। इन दोनों को अगर हम अलग-अलग कर दें, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो किसी भी समाज के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बिना कर्तव्यों के अधिकार हमेशा एक ऐसी स्थिति की तरफ ले जाता है जो अराजकता की होती है, कैओस की होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता देता है। लेकिन अगर क्या अपनी इस स्वतंत्रता के तहत हम अपने देश का अपमान कर सकते हैं? क्या हम इस स्वतंत्रता के तहत क्या अपने देश के किसी दूसरे कम्युनिटी के बारे में भला-बुरा कह सकते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमारे देश की अखंडता पे आँच आएगी, हमारे देश की यूनिटी पे आँच आएगी, है ना? हमारे समाज में जो समरसता है बनी हुई, उस पे आँच आएगी, हमारा सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, और जब सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तो समाज में कैओस आता है, अराजकता की स्थिति आती है। तो जहाँ हमारे संविधान ने आर्टिकल 19 1 ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, एट द सेम टाइम संविधान हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज वाले पार्ट में हम पर ये कर्तव्य थोपता है कि हम अपने देश के संविधान के आदर्शों का पालन करें। हम अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जिन आदर्शों को लेकर अभी तक आते आए हैं, उन आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। हम अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करें, हम अपने नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करें। अपने धर्म से आगे बढ़ के, अपनी जाति से आगे बढ़ के हम अपने देश में बंधुत्व को बढ़ाने का काम करें। तो आप समझ रहे हैं कैसे राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड यहाँ पे प्रतीत हो रही है। जहाँ अधिकार हमें इस कुछ भी अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, वहीं ड्यूटीज हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम जब अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अपने समाज की समरसता बनाए रखें, हम अपने समाज का ऑर्डर बनाए रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। फिर अगर आपके पास कर्तव्य हो और आपके पास अधिकार ना हो, तो ऐसी स्थिति भी हमेशा उत्पीड़न की तरफ ले जाती है, एक अथॉरिटेरियन सोसाइटी की तरफ ले जाती है। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हमेशा जो रूलिंग क्लास होता है, वो जो रूल होने वाले क्लास है, उनके ऊपर हमेशा ऐसी शोषणकारी नीतियाँ थोपता है, जो अंततः एक हिंसक स्वरूप लेती है और समाज का ताना-बाना नष्ट हो जाता है। तो राइट्स विदाउट ड्यूटीज भी एक खतरनाक स्थिति की तरफ लेके जाता है।
ड्यूटीज विदाउट राइट्स भी एक खतरनाक स्थिति की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए एक बैलेंसिंग अप्रोच लेते हुए हमारे संविधान में जहां एक तरफ नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, वहीं इन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए उन पर कुछ कर्तव्य थोपे गए हैं, ताकि जब वो अपने अधिकारों को यूज करे तो इससे हमारे देश की अखंडता पर कोई आंच ना आए, हमारे समाज का ताना बाना उस पर कोई आंच ना आए। अब देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया कि आर्टिकल 19(1)(a ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, वही 51(a हमें इस बात का हमारे ऊपर इस बात को थोपता है, एक कर्तव्य हमें देता है कि हम अपने देश के अखंडता को बनाए रखें, हम अपने देश की एकता को बनाए रखें, हम अपने झंडे का आदर करें, अपने नेशनल एंथम का आदर करें, है ना। अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आर्टिकल 21(a ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं आर्टिकल 51(a ये हमें अपने देश के लोगों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का एक ड्यूटी हमारे ऊपर थोपता है। अब देखिए सरकार की तरफ से हमें जो एजुकेशन मिलेगा, हम उस एजुकेशन को प्राप्त करके उस वो एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उस एजुकेशन को प्राप्त करके हम अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, और अंततः हम अपने देश के विकास में सहायक भूमिका निभाएंगे, एक सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। तो कैसे यहाँ पे आर्टिकल 21(a के तहत जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, वो साइंटिफिक टेम्पर का जो डेवलप करने का जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उससे रिलेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज ये दोनों एक दूसरे से इंसेपरेबल हैं और इंटर रिलेटेड है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने सब टॉपिक्स को, जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है, उनको देखते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इनसेपरेबल है। लेकिन उसके बावजूद हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल तो किया, लेकिन मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में नहीं जोड़ा। हालांकि राज्य के क्या कर्तव्य होंगे इसको उन्होंने डीपीएसपी वाले पार्ट में शामिल किया है। बट ओवरऑल देखते हैं कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान हमारे संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन लाया गया और संविधान में एक नया पार्ट 4A ऐड किया गया। इस पार्ट 4A में केवल और केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51(a, जिसमें कि टोटल 10 फंडामेंटल राइट थे। हालांकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब मैं आपको बताऊं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने जो पुराना यूएसएसआर था, सोवियत रूस जिसको हम कहते हैं, हमने उसके संविधान से बोरो किया था। दोस्तों दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट संविधान में शामिल नहीं है। संभवतः जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया है। लेकिन दुनिया के जितने समाजवादी देश हैं, उन समाजवादी देशों में फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट्स की तरह ही महत्व दिया गया और संविधान में शामिल किया गया है। तो चूंकि यूएसएसआर एक समाजवादी राज्यों का संघ था, इसलिए यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को पहले से समाहित किया गया था और हमने इसी से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया है। अब मैं आपको बताऊं कि फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। अब हम देखते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या क्या थे। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको इनके रिकमेंडेशंस याद रखने होंगे। स्पेशली कौन कौन से रिकमेंडेशन इनके नहीं माने गए थे, इन्होंने कितने रिकमेंडेशंस की कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था। ठीक है, तो चलिए हम स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस को देखते हैं। अब स्वर्ण सिंह कमेटी को इमरजेंसी के दौरान निर्मित किया गया। अब इस कमेटी ने यह रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटी पे एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इनकी सिफारिशों के आधार पे ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का इनैक्ट किया गया और हमारे संविधान में एक नया पार्ट 4A शामिल किया गया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस पार्ट में केवल और केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51(a। अब दोस्तों अभी हमारे वर्तमान संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को सजेस्ट किया था।
और इनके सारे ड्यूटीज को शामिल नहीं किया गया, और 8 के बदले जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया गया था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था। अब देखिए कौन कौन से ऐसे रिकमेंडेशंस थे जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने किए तो थे बट हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया। इसमें आपको मेनली 3 ऐसे रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखना है। सबसे पहला उन्होंने बोला था कि अगर कोई ड्यूटीज को, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, उसका अगर पालन करने से कोई व्यक्ति रिफ्यूज करता है या नॉन कंप्लायंस की स्थिति है, वो उसको मानने से इनकार करता है, तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। फिर स्वर्ण सिंह ने रिकमेंड किया था कि पेनल्टी को लगाने वाला कोई भी कानून कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चनेबल नहीं बताया जा सकता। यानी अगर कोई कानून बनाकर किसी कर्तव्य को किसी कर्तव्य के पालन न करने की स्थिति में किसी को दंडित किया जा रहा है किसी कानून के माध्यम से, तो ऐसे कानून को हम न्यायालय में ले जाके उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर ऐसा कोई कानून फंडामेंटल राइट या संविधान के किसी अन्य प्रोविजन से रिपग्नेंट है, उसके विरोध में है, तो भी हम इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, इस पे हम कोर्ट में सवाल खड़ा नहीं कर सकते। इस प्रोविजन को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं माना और हमारे संविधान में शामिल नहीं किया, ना ही पहले प्रावधान को जहां पे कर्तव्य का पालन न करने की स्थिति में पेनल्टी की बात थी। फिर तीसरा एक रिकमेंडेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने स्वर्ण सिंह का नहीं माना, वो ये था कि स्वर्ण सिंह ने बोला था कि टैक्स पे करना ये एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने टैक्स पे करने को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज वाले पार्ट में शामिल नहीं किया। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस थे। हमने देखा उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी थी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। फिर उन्होंने कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स को रिकमेंड किया था जिनको शामिल नहीं किया गया। उनमें पहला था एक टैक्स पे करना, पेनल्टी का प्रोविजन, और पेनल्टी से रिलेटेड अगर कोई लॉ है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चनेबल नहीं बताया जा सकता। ये 3 प्रोविजन थे जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इनको हम नंबर बाय नंबर देखते हैं। सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ये है कि हम संविधान का आदर करें, उसके आदर्शों का पालन करें। संविधान में जितनी संस्थाओं की चर्चा है हम उसको रेस्पेक्ट करें। हम अपने नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करें और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करें। फिर दूसरी हमारी ड्यूटी ये है कि जो भी नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान हमने जिन आदर्शों को अपने हृदय में संजोया था, उनसे हम अपने आप को इंस्पायर करते रहें, उनको हम फॉलो करते रहें। ये हमारा दूसरा ड्यूटी है। फिर तीसरा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हम अपने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें, उनको प्रोटेक्ट करें। चौथी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि जब भी देश को हमारी सेवा की जरूरत हो तो हम अपनी सेवा देश को प्रदान करें और देश की रक्षा करें। ये भी हमारा कर्तव्य है। फिर हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम अपने सोसाइटी में लोगों के बीच हार्मनी को प्रमोट करें और जो कॉमन ब्रदरहुड है उसकी स्पिरिट को भी प्रमोट करें, यानी बंधुता को बढ़ाएं और समाज में एक दूसरे के लिए जो आदर है उस आदर को बनाए रखें। फिर संविधान हमसे ये उम्मीद करता है, संविधान हमको ये कर्तव्य देता है कि हम अपने देश के जो रिच हेरिटेज है, हमारा देश का जो कंपोजिट कल्चर है, समन्वित संस्कृति है, उसका वैल्यू करें और उसको प्रिजर्व करें। फिर हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना और प्रोटेक्ट करना भी हमारी ड्यूटी है। अब इसमें हमारा फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और ये सारी चीजें आ जाती है। साथ ही साथ संविधान हमसे ये उम्मीद करता है कि जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं हम उनके साथ कंपैशन शो करें। फिर हम अपने अंदर, हमारे देश का हर नागरिक अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, अपने अंदर ह्यूमनिज्म डेवलप करे और जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, यानी कोई भी चीज अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब देखिए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वैज्ञानिक खोज के पीछे का मूल कारण यही होता है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। आज तक कोई वैज्ञानिक खोज नहीं होती अगर लोगों में इंक्वायरी का स्पिरिट नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इस बात की भी हमसे उम्मीद संविधान रखता है कि हम अपने अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करें। फिर संविधान हमारे ऊपर यह कर्तव्य थोपता है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफगार्ड करें, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करें। फिर संविधान हमसे यह उम्मीद करता है कि हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों रूपों में एक्सेलेंस की तरफ बढ़ें, अपने आप को इतना ऊंचा लेके जाएं कि हमारा देश नई ऊंचाइयों को छुए, हमारा देश बहुत ज्यादा तरक्की करे। और 11वां जो हमारा
फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसे कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शामिल किया गया था। ये संविधान पेरेंट्स पे ये ड्यूटी थोपता है कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के बीच के हैं स्कूल भेजे, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कॉन्सेप्चुअल जो था वो मैंने आपको बताया कि कैसे राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। अब सारे फैक्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स की बात करें, इनकी विशेषताओं की बात करें, तो हम देखते हैं कि इनमें से कुछ ड्यूटीज तो मोरल हैं, वहीं कुछ सिविक ड्यूटीज हैं। अब जैसे देखिए, पर्यावरण की रक्षा करना, देश के लोगों के बीच में बंधुता बढ़ाना, देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना, संप्रभुता को सुनिश्चित रखना, ये सारे क्या है? ये मोरल वैल्यूज है, ये मोरल ड्यूटीज हैं। वहीं सिविक ड्यूटीज क्या है? कि हम अपने देश के झंडे का आदर करें, हम अपने राष्ट्रगान का आदर करें, नेशनल एंथम का आदर करें, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान के आदर्शों का आदर करें। तो ये सारे सिविक ड्यूटीज हैं। तो पहली विशेषता ये हो गई कि कुछ ड्यूटीज मोरल है, वही माफ कीजिएगा, कि कुछ ड्यूटीज मोरल हैं, वहीं कुछ ड्यूटीज सिविक है। फिर जो फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट, जो दूसरी विशेषता ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में उन कर्तव्यों को शामिल किया गया है जो ऑलरेडी हमारे इंडियंस के जो जीवन जीने का तरीका है उनसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जिसमें कि वृक्षों की पूजा की जाती है, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है ना? अब पेड़ पौधों की पूजा करने से क्या इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा? अवश्य होगा। तो देखिए, ये हमारे जीवन में पहले से शामिल था कि हम पेड़ पूजा के पेड़ पौधों की पूजा के माध्यम से, अपने रिचुअल्स के माध्यम से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, इसी को कोडिफाई करके हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज वाले पार्ट पे इन्हीं सारे तरीकों को, इन्हीं सारे टास्क को कोडिफाई कर दिया और उसको संविधान में शामिल कर दिया। तो दूसरी विशेषता ये थी। फिर तीसरी विशेषता ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज केवल और केवल सिटीजन्स के लिए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज वापस जाके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स को तो अवेलेबल होते ही हैं, बाकी साथ ही साथ कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को तो अवेलेबल होते ही हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स और एलियंस दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। तो अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं। और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज की एक और विशेषता ये है कि यह अपने नेचर में नॉन जस्टिशिएबल है, गैर न्यायोचित है। यानी अगर कर्तव्यों का कोई पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जाया जा सकता। लेकिन संसद को इस बात की शक्ति दी गई है कि किसी भी कर्तव्य के पालन करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है, और अगर उस कानून का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में संसद उस व्यक्ति को उस कानून के प्रावधानों के अनुसार दंडित करने के लिए सक्षम है। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स थे। अब हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के क्रिटिसिज्म पे। देखिए, सबसे पहला तो क्रिटिसिज्म ये है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज का लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो विस्तार से नहीं लिखा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्यूटी जैसे कि वोट देना, टैक्स पे करना, फैमिली प्लानिंग करना, इन सारे ड्यूटीज को तो शामिल ही नहीं किया गया। अब मैं आपको बताऊं कि जो टैक्स पे करने का ड्यूटी है, ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको शामिल नहीं किया, सॉरी, बट हमारी गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इसको शामिल नहीं किया। फिर दूसरा क्रिटिसिज्म फंडामेंटल ड्यूटीज का इस बात पे किया जाता है कि इसकी जो भाषा है वो बहुत ही वेग है, बहुत ही एम्बिग्यूअस है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है जिस भाषा का प्रयोग हमारे मौलिक कर्तव्य वाले भाग में किया गया है। अब एग्जाम्पल देखिए कि नोबल आइडियाज। अब नोबल आइडियाज कोई क्या समझेगा? एक सामान्य व्यक्ति को नोबल आइडियाज का क्या आइडिया होगा बताइए? कंपोजिट कल्चर। आप किसी रोड पे चलते व्यक्ति से आप पूछें कि हम आप समन्वित संस्कृति से देश के कंपोजिट कल्चर से क्या समझते हैं, तो एक देश का सामान्य आदमी इस बात को कहाँ तक समझ पाएगा? साइंटिफिक टेम्पर। अब साइंटिफिक टेम्पर का अलग अलग केसेस में अलग अलग मीनिंग हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज का यूज हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज वाले पार्ट में किया गया है जो कि बहुत वेग है, एम्बिगुअस है और बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। तो इस बात पर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रिटिसिज्म किया जाता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रिटिसिज्म इस बात के लिए भी किया जाता है कि वो अपने नेचर में नॉन जस्टिशिएबल है।
यानी कर्तव्यों का पालन न होने की स्थिति में हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इस बात के लिए भी फंडामेंटल ड्यूटीज को क्रिटिसाइज किया जाता है। और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसको डीपीएसपी वाले पार्ट के साथ अपेंडिज में रखा गया है, ना कि फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट के साथ। जो क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि डीपीएसपी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करना उसके मूल्य और उसके महत्व को कम करता है, रिड्यूस करता है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को महत्वपूर्ण स्थान देना था तो इसको फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 वाले के साथ अपेंडेज रखना था या उसके साथ इसको शामिल करना था। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रिटिसिज्म हो गया। अब मैं देखिए, इन सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंस है जो हमारे देश में नागरिकों के लिए सजगता का काम करेंगे। हमारे देश के व्यक्ति को एक नागरिक बनने में, किसी देश का एक व्यक्ति होने में और नागरिक बनने में बहुत फर्क होता है। तो किसी देश के व्यक्ति को किसी देश का नागरिक बनाने में अगर कोई प्रोविजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे देश के सिटीजन्स के लिए एक रिमाइंडर का काम करते हैं कि जब भी वो अपने राइट्स को एंजॉय करें तो वो अपने कर्तव्यों के लिए भी कॉन्शियस रहें, अपने कर्तव्यों का भी उन्हें ध्यान हो। ऐसे कर्तव्य जो उन्हें अपने देश के प्रति निभाना है, जो अपनी सोसाइटी के प्रति निभाना है, और अपने देश के फेलो नागरिक्स के, जो फेलो सिटीजन्स हैं, जो अपने देश के साथी नागरिक हैं, उनके प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उनके लिए भी उनको कॉन्शियस रहना है। ऐसा नहीं है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते करते हम किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एक वार्निंग की तरह काम करते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं, यहाँ पे एंटी नेशनल होना था। आप इसको थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं, यहाँ पे एंटी नेशनल होना था। ठीक है, तो ये एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी एक वार्निंग का काम करते हैं। फिर ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह सर्व करते हैं। किसके लिए? हमारे देश के नागरिकों के लिए। और उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एक कमिटमेंट को पैदा करते हैं, एक कमिटमेंट को प्रमोट करते हैं। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज कोर्ट्स को भी इस बात के लिए हेल्प करते हैं कि जब भी कोर्ट किसी लॉ को एग्जामिन करे तो उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए फंडामेंटल राइट ड्यूटीज को भी कोर्ट ध्यान में रखेगी। अब देखिए, मोहन कुमार सिंघानिया केस 1991, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज का यूज किया जा सकता है किसी भी लॉ के एम्बिगुअस इंटरप्रिटेशन को, किसी भी लॉ के वैलिडिटी को चेक करने के लिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिटरमिन करने के लिए। आपको ये केस ध्यान में रखना है। मेंस में आप इस केस का जिक्र कर सकते हैं। ऐसे आपको प्रीलिम्स में इस केस का नाम नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आपको ध्यान में है तो ठीक है। फिर देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको किसी कानून बना के उनको इन्फोर्सेबल बनाया जा सकता है। अब मैंने आपको बताया कि संसद इन कर्तव्यों को कानून बनाकर इसको प्रभावी बना सकती है। अब देखिए, अगर पार्लियामेंट ने किसी भी कर्तव्य को कानून बनाकर लागू कर दिया है और अगर हम उस कर्तव्य का पालन करने में चूक जाते हैं तो हमें संसद द्वारा पारित किए गए कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड का भागी बनना पड़ेगा। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का सिग्निफिकेंस था। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ ऐसे रिमार्क्स है कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया तो किसने क्या कहा, ये हम एक बार देख लेते हैं। अब एच.आर. गोखले साहब ने कहा कि ये जो चैप्टर है इसका एक सोबरिंग इफेक्ट होगा उनपे जो कि एंटी एंटी नेशनल सबवर्सिव के हैं, माइंड के हैं, मतलब जिनके दिमाग में एंटी नेशनल चीजें चल रही है, जिनके दिमाग में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन जिन्होंने पहले झेला हुआ है, उनके लिए एक सोबरिंग इफेक्ट का काम करेगा। फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मोरल वैल्यू ये है कि ये राइट्स ये राइट्स को स्मूदन नहीं करते बल्कि हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक बैलेंस को एस्टैब्लिश करते हैं, एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाने का काम करते हैं, क्योंकि ये पीपल को, हमारे देश के लोगों को उनकी ड्यूटीज के बारे में कॉन्शियस करते हैं और उनके राइट्स के बारे में भी कॉन्शियस करते हैं। मैंने आपको बताया पहले ही कि राइट्स और ड्यूटीज में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इंदिरा गांधी के अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज इसी बैलेंस को स्थापित करने में हेल्प करते हैं, इसी डेमोक्रेटिक बैलेंस को स्टैब्लिश करते हैं। फिर जो अपोजिशन था उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज के इंक्लूजन को बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन
जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आफ्टर इमरजेंसी आई तो उन्होंने भी फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को हमारे संविधान से इरेज नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके एक कंसेंसस था, इसकी जरूरत को लेके एक सहमति थी सभी लोगों के बीच में। और फिर जब हम देखते हैं कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके एक और फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया, तो इस बात से और ज़्यादा यह स्पष्ट हो जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इंक्लूजन को लेके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरतों को लेके हमारे पूरे देश में कंसेंसस था, एक सहमति का माहौल था। अब हम वर्मा कमेटी के ऑब्जर्वेशंस की बात करें। वर्मा कमेटी को 1999 में फॉर्म किया गया था। तो इस कमेटी ने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ लीगल प्रोविजंस जो हैं वो सही हैं, ये होने चाहिए। अब कुछ यहाँ पे मैंने लीगल प्रोविजंस को आपको यहाँ पे लिख दिया है, इसको आपको पढ़ लेना है। जैसे कि नेशनल ऑनर एक्ट जो है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इस कानून के अनुसार अगर कोई नेशनल फ्लैग का या नेशनल ऑनर का डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको सजा मिलेगी। फिर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जो भी हमारे समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अधिनियम बहुत कारगर है। फिर इंडियन पीनल कोड हमारा ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी नेशनल इंटीग्रेशन का इम्प्यूटेशन अगर होता है तो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, जो हमारे देश के अंदर किसी भी अनलॉफुल एक्ट को कैरी ऑन करने से रोकता है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जो ऐसे बहुत सारे प्रावधानों को शामिल करता है जो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, या यूं कहे कि किसी चुनाव में भागीदारी लेने वाले उम्मीदवार को एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह अपने चुनाव प्रचार में हेल्प करता है। वो कि कोई ऐसी बात ना कह दे जो समाज के ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, तो इस बात को इंश्योर करने का काम हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट करता है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पर्यावरण के संरक्षण करने का जो कर्तव्य है उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 है, ये भी हमको उसी प्रोविजन को फुलफिल करने में हेल्प करता है। तो ये सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको संसद ने कानून बनाकर लागू करवाने के लिए संसद ने कानून बनाकर लागू करवाने का प्रयास किया है। तो ये हम आपका फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम एक वीडियो में जो भी फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 3 चैप्टर जो हैं, इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू है हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी देखिए, तो अगले 2 महीने के बाद, 2 ढाई महीने के बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स भी आ रहा है। हम देखेंगे कि अभी तक यूपीएससी ने कौन से सवाल पूछे हैं इन तीनों चैप्टर से। फिर हम उसी के पीवाईक्यू के बेस पे हम आगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और अब एक अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपसे मिलता हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है, क्या तरीके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।